नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर गहराई से बात करेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, या जिसे एचएफएसएल भी कहते हैं। जी। और नाम सुनते ही जाहिर है एचडीएफसी समूह का ख्याल आता है, जो भारत में घर घर में जाना जाता है। बिल्कुल। और एचएफएसएल खुद भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। सुनने में आया है कि ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी है, लोन बुक के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही। 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी, और अब इनका आईपीओ भी आ रहा है। जी। तो आज की हमारी चर्चा का आधार है एक दस्तावेज, एचडीबी फाइनेंस विकास और निवेश रणनीति। हम कोशिश करेंगे कि एचएफएसएल के बिजनेस, इसकी मार्केट पोजीशन और आईपीओ की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, और हमारा फोकस रहेगा कंपनी के फंडामेंटल्स पर, मतलब बुनियादी बातों पर। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिटेल्स में शायद ना जाएं। सही कहा। तो शुरू करते हैं। ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है ना? जी हाँ, ये एचडीएफसी बैंक की ही सहायक कंपनी है, और आरबीआई ने इसे एनबीएफसी यूएल यानी अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा दिया है। ये एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अच्छा। और इनका काम क्या है? मतलब किस तरह के लोन देते हैं ये? इनका बिजनेस बेसिकली 3 हिस्सों में बटा है। एक है एंटरप्राइज लेंडिंग, दूसरा एसेट फाइनेंस और तीसरा कंज्यूमर फाइनेंस। ठीक है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें, कंपनी की बढ़ोतरी कैसी रही है? फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़े तो काफी मजबूत ग्रोथ दिखाते हैं। अगर हम मार्च 2023 से मार्च 2025 का पीरियड देखें, तो इनका टोटल ग्रॉस लोन करीब 23.5% सीएजीआर से बढ़ा है। 23.5% सीएजीआर, ये तो काफी तेज ग्रोथ है। हाँ, और इसी दौरान एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम वो भी करीब 23.7% सीएजीआर से बढ़े हैं। रेवेन्यू में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैंने सुना कि हाल के मुनाफे में कुछ कमी आई है, वित्त वर्ष 25 में। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। वित्त वर्ष 25 में टैक्स के बाद का मुनाफा यानी पीएटी वो थोड़ा कम होकर 21.8 बिलियन रह गया। इसके पीछे ब्याज दरों का उतार चढ़ाव और कुछ और कारण बताए जा रहे हैं। तो मतलब लोन बुक तो तेजी से बढ़ रही है, पर मुनाफा उतनी तेजी से नहीं। ये कैसे? बिल्कुल। अगर आप वित्त वर्ष 23 से 25 का पीएटी सीएजीआर देखें, तो वो सिर्फ 5.4% के आसपास है, जबकि लोन ग्रोथ 23.5% थी। अच्छा, तो ये गैप है। जी। ये दिखाता है कि या तो मार्जिन पर दबाव है, या लागत बढ़ रही है, या शायद प्रोविजनिंग बढ़ी हो। और आरओए, आरओई जैसे रेशो कैसे हैं? वित्त वर्ष 25 के लिए रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए वो 2.16% था, और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई वो 14.72%। अगर हम इनके साथियों से तुलना करें, तो आरओए में ये 7वें और आरओई में 5वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, समझा। अच्छा, एक बात और, इनके ग्राहक कौन है? क्या ये भी एचडीएफसी बैंक की तरह बड़े शहरों प्रीमियम ग्राहकों पर ही फोकस करते हैं? नहीं, यही एक बड़ा फर्क है। इनका मुख्य फोकस उन ग्राहकों पर है जिन्हें हम अंडरसर्व्ड या अनबैंक्ड कह सकते हैं, मतलब कम और मध्यम आय वाले परिवार। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो इनका ग्राहक आधार कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। मार्च 2025 तक इनके 1.9 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे, और ये संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में करीब 25.5% सीएजीआर से। 19 मिलियन ग्राहक वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। इनकी पहुंच कैसी है? मतलब शाखाएं वगैरह? पहुंच भी काफी व्यापक है। करीब 1771 शाखाएं हैं 1170 लोकेशंस में। और खास बात यह है कि 80% से ज्यादा शाखाएं देश के टॉप 20 शहरों के बाहर हैं। 80%? हाँ, और 70% से ज्यादा टियर 4 या उससे भी छोटे कस्बों में है। तो इनका फोकस साफ तौर पर छोटे शहरों और कस्बों पर है। ओह, तो एचडीएफसी ब्रांड का फायदा तो है, पर ये काफी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं ना? क्रेडिट रेटिंग वगैरह कैसी है? हाँ, ब्रांड का सपोर्ट है, और क्रेडिट रेटिंग भी टॉप की है। क्रिसिल और केयर दोनों से AAA स्टेबल मिली हुई है। पर हाँ, लोन देना, कलेक्शन करना, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब ये काफी हद तक इंडिपेंडेंटली करते हैं। कोई चिंता की बात? मतलब हाँ। जोखिम? एक चीज जो ध्यान देने लायक है वो है नेट एनपीए का बढ़ना। वित्त वर्ष 24 में ये 0.63% था, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 0.99% हो गया है। करीब 1%। जी, तो इस पर नजर रखनी होगी, खासकर जब ये कम आय वाले सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक और आंकड़ा,
डेट टू इक्विटी रेशियो वो मार्च 2025 तक 5.85 था। समझ गया। अब जरा आईपीओ पर आते हैं। इसकी मुख्य डिटेल्स क्या हैं? तो ये कॉम्बो आईपीओ है, मतलब फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी। कॉम्बो मतलब कंपनी नए शेयर्स जारी करके पैसा जुटाएगी और मौजूदा शेयर होल्डर जो कि एचडीएफसी बैंक है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगा। अच्छा, साइज कितना है? टोटल साइज 12,500 करोड़ का है। इसमें से 2,500 करोड़ फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ ओएफएस है। ठीक है। और प्राइस बैंड और तारीख है? प्राइस बैंड 700 रुपए से 740 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और ये 25 जून से 27 जून 2025 तक खुला रहेगा। जो फ्रेश इशू से पैसा आएगा उसका क्या इस्तेमाल होगा? वो पैसा कंपनी अपनी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने, मतलब कैपिटल बेस को मजबूत करने में लगाएगी। और सबसे जरूरी सवाल, वैल्यूएशन। महंगा है, सस्ता है, कैसा लग रहा है? देखिए, वित्त वर्ष 25 की कमाई और आईपीओ के बाद की इक्विटी के आधार पर इसका पी रेशो करीब 28.21 बनता है। जो दस्तावेज हमने देखा उसमें कहा गया है कि इशू पूरी तरह से मूल्यवान यानी फुली प्राइस्ड लगता है। फुली प्राइस्ड मतलब शायद लिस्टिंग पर बहुत बड़े गेन की उम्मीद ना करें। कह सकते हैं, मतलब मौजूदा फंडामेंटल्स के हिसाब से कीमत ठीक ठाक लग रही है, शायद बहुत सस्ती नहीं। दस्तावेज में लिस्टेड साथियों से तुलना का भी जिक्र है, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह। हाँ, कुछ नाम दिए गए हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि इनकी सीधी तुलना, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि सबके बिजनेस मॉडल थोड़े अलग हैं। तो कुल मिलाकर अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, मजबूत एचडीएफसी ग्रुप का सहारा है, ग्रोथ अच्छी रही है, खासकर लोन बुक और ग्राहकों की संख्या में। छोटे शहरों में इनकी पहुंच एक बड़ी ताकत है। हाँ। लेकिन हाल में मुनाफे की ग्रोथ धीमी हुई है और एनपीए थोड़ा बढ़ा है। वैल्यूएशन फुल्ली प्राइस लग रहा है। दस्तावेज ये भी कहता है कि एचडीएफसी ग्रुप के पिछले आईपीओज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए निवेशक इसे छोटी से लंबी अवधि के नजरिए से देख सकते हैं। तो संक्षेप में एचएफएसएल एक बड़ी एनबीएफसी है, एचडीएफसी से जुड़ी हुई, छोटे शहरों और कम सेवा वाले बाजारों पर फोकस, आईपीओ बड़ा है, वैल्यूएशन ठीक ठाक। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। एचएफएसएल का ये जो फोकस है, छोटे शहर, अंडरसर्व्ड ग्राहक और साथ में एचडीएफसी का भरोसा, ये भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन की कहानी के बारे में क्या बताता है, खासकर बड़े शहरों से परे? ये देखना वाकई में आगे चलकर काफी अहम होगा।